क्या हाल चाल, एकदम झकास। चलिए भाई, अभी हमने देखे थे कुछ वीडियोस हिंदी मीडियम के जिसमें फिजिक्स के बारे में हमने बात करी थी। ये क्लास 11th मैथमेटिक्स का सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है क्या, समुच्चय। ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए काफ़ी स्पेशल है, ठीक है ना। अगर हम स्टेट बोर्ड की बात करें और खासकर हिंदी मीडियम के, तो कंटेंट मिलता नहीं है, ठीक है ना, और अच्छा कंटेंट नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स की बात करेंगे जिसका सबसे पहला चैप्टर है समुच्चय। क्या है? समुच्चय, ठीक है ना। तो देखिए भाई, समुच्चय के बारे में पहले समझते हैं। ये वर्ड है हमारे पास, क्या है? समुच्चय। इंग्लिश में बोले तो इसको क्या बोलते हैं हम? सेट बोलते हैं। अगर मैं अकॉर्डिंग टू इंग्लिश बात करूं तो सेट को हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ थिंग। क्या बोल सकते हैं? कलेक्शन ऑफ थिंग्स। मतलब एक तरह से हिंदी में अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो वस्तुओं का संग्रह। किसका? वस्तुओं का संग्रह। समुच्चय का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए किसी क्रिकेट टीम की बात करें जिसमें 11 प्लेयर्स होते हैं, 11 प्लेयर्स को मिलाकर एक टीम बनती है, ठीक है ना। वैसे कि अगर किसी क्लास की बात करें, जैसे मैक्सिमम 40 स्टूडेंट बना सकते हैं जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों आ गए, तो वहाँ गर्ल्स और बॉयज़ स्टूडेंट्स का कलेक्शन हो गया, ठीक है ना। अगर मैं किसी, जैसे मेरे कबर्ड के अंदर फिजिक्स की बुक्स रखी है, तो मान लीजिए 10 बुक्स रखी, 15 बुक्स रखी, तो उन सबका कलेक्शन कर दिया, उन सबका क्या कर दिया, एक तरह संग्रह कर लिया। तो समुच्चय का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? वस्तुओं का संग्रह होता है, ठीक है ना। आगे समझते हैं हम। देखिए, सबसे बेसिक चीज़ यहाँ पे लिख रखी है, पूरा एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाया भी गया है। तो यहाँ पर सबसे बेसिक चीज़ क्या दे रखी है हमारे पास? वस्तुओं के संग्रह की चर्चा करते हैं। किसकी बात करते हैं? वस्तुओं के संग्रह की चर्चा करते हैं। किसके अंदर? समुच्चय के अंदर। जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है। अब विषम प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या आपको पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक चलते हैं। तो किससे? 10 से कम। तो भाई देखो, 10 से कम क्या हो गया? 1, 3, 5, 7, 9। उसने क्या बोला? विषम बोला। विषम का मतलब सम संख्या में नहीं लेना है। तो ये 1, 3, 5, 7, 9, ये सारी कैसी संख्या है? विषम संख्या है। क्लियर है? दूसरा, भारत की नदियाँ, इनका संग्रह, जितनी भी भारत में नदियाँ हैं उन सबका संग्रह कर लिया। अंग्रेजी में वर्णमाला, इनका संग्रह कर लिया। वर्णमाला में स्वर, स्वर कितने होते हैं हमारे पास भाई? 5 होते हैं। टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं अपनी अंग्रेजी वर्णमाला में? 26। तो 5 क्या हो गए हमारे पास? इसमें स्वर हो गए, ठीक है ना। और 21 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना। और 5 क्या हो गए हमारे पास? स्वर हो गए। तो सारे स्वर का समूह वो क्या कहलाएगा मेरे पास? एक तरह से समुच्चय कहलाएगा। सारे स्वर का समूह, ये क्या हो गया हमारे पास? स्वर। वो कितने होते हैं? 5, है ना। और व्यंजन कितने होते हैं हमारे पास? 21 व्यंजन होते हैं, ठीक है। फिर विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, जैसे त्रिभुज 3 चीज़ें हम जानते हैं, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इनका जो समूह आता है वो क्या कहलाता है हमारे पास? समुच्चय कहलाता है। ये सारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे? समुच्चय की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो समुच्चय का मतलब तो आपको बेसिकली समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। ये सब लिखा है इसने, जैसे प्राकृत संख्याओं का समूह ये लिख रखा, संख्याओं का समूह, बिंदुओं का समूह, अभाज्य संख्याओं आदि। और ये सारे इसमें क्या कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में पूरा 1 बाय 1 पॉइंट डिस्कस करूंगा, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स मैथमेटिक्स की, ठीक है ना। चलिए भाई, आगे बात करते हैं। तो समुच्चय का मतलब तो हमें समझ में आ गया। इसमें कुछ और एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, ये भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे यहाँ लिखा संख्या 210 के अभाज्य गुणनफल। अब 200 घट अभाज्य गुणनफल क्या कर सकता है कि 2 में भाई 210 में 2 का, 3 का, 5 का और 7 का, ठीक है ना। ये ऐसे नंबर है जिनके अंदर खुद का ही डिवाइड हो सकता है। तो 210 में 2 का ही भाग जाता है, 3 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, 7 का भी जाता है, ठीक है। वैसे ये समीकरण दे रखा, इसके भी कुछ मूल आएंगे, कुछ रूट्स आएंगे, कुछ मूल आएंगे। जैसे x² - 5x + 6, इसके रूट क्या आ जाएंगे? 2 और 3। तो ये जो समीकरण लिखा है, इस समीकरण में इसके जो मूल है उन मूलों का समूह। तो मूल क्या आ गया मेरे पास? 2 और 3। तो ये मेरे पास बेसिकली क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है, ठीक है। और भी देखिए, ये जो 5 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ आपको पता ही होगी। सबसे पहला प्राकृतिक संख्या है। पहला क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या याद रखना जो कहाँ से स्टार्ट होती है? बेसिकली 1, 2, 3 अप टू कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो सारी प्राकृतिक संख्याओं का समूह वो क्या कहलाएगा हमारे पास? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। z कहलाता है पूर्णांक संख्या। अब इस z में 2 चीज़ आती है। देखिए यहाँ पे उसने लिखा है z का धन पूर्णांक समुच्चय। इस z को हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या में 2 चीज़ आती है, एक तो धनात्मक पूर्णांक आती है और एक ऋणात्मक आती है। धनात्मक पूर्णांक अगर बेसिकली मैं बात करूँ तो 1, 2, 3, 4 कहाँ तक? अनंत तक। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर 0 भी तो हो सकता है। बिल्कुल 0 भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो 0 को हम अलग से लिखेंगे z0 के फॉर्म में, z0 के फॉर्म में। तो यहाँ पर ही आ गया अपने पास क्या? 0,
ठीक है ना, वो जीरो उसमें भी ले सकता हूँ मैं। और ऋणात्मक में अगर बात करूँ तो माइनस अनंत से लेकर कहाँ तक, माइनस का 2 माइनस का 1 तक, ठीक है ना। तो ये z जो होती है हमारे पास पूर्णांक संख्या होती है, इसमें दो चीज़ आती है, एक आता है धनात्मक पूर्णांक संख्या है, उसका पॉइंट यहाँ पर लिख रखा है इन्होंने, ये जो पॉइंट लिख रखा है ये धनात्मक पूर्णांक संख्याओं वाला, तो ये पॉइंट मैंने यही डिस्कस कर दिया आपको, ठीक है ना। वो क्या आएगा, 1 से लेके अनंत तक, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, क्लियर है। सेकंड में बात करता हूँ ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, मतलब माइनस अनंत से लेकर -1 तक, ठीक है ना। और जो जीरो होता है वो भी पूर्णांक संख्याओं के बीच में आता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। दूसरा होता है परिमेय संख्याएं, ठीक है। अब देखिए परिमेय संख्याओं की अगर मैं बात करूं, कौन से वाले पॉइंट के, परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्या आप जानते ही हैं, यहाँ पर हम बोर्ड ले लेते हैं। परिमेय संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो ऐसी संख्याएं जो क्या होती है, p/q के फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में होती है, p/q के फॉर्म में। इससे मैंने बोला परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ऐसी संख्याएं जो किसके रूप में होती है, p/q के फॉर्म में होती है। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो q है, इस q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, इस q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये होगी, परिमेय संख्या वो होती है जो p और q के फॉर्म में होती है, मतलब p/q के रूप में होनी चाहिए, और दूसरा q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तीसरी इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि भाई जब भी कोई नंबर लिखा, जैसे मैंने लिखा 4/3, अब 4 में 3 का मैं क्या दे रहा हूँ, भाग दे रहा हूँ, तो अगर मैं 4 में 3 का भाग देता हूँ तो कितनी बार जाएगा, 1, फिर 3 3 3 3 ऐसे जाते जाएगा। तो अगर भाग देने के बाद कोई एक नंबर के बाद में वही संख्या बार बार क्या आ गए, रिपीट करे, बार बार आए, वो संख्या क्या आ गई, बार बार अगर आती है तो वो कहलाती है परिमेय संख्या। तो 4/3 जो है हमारे पास एक तरह से क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई। लेकिन ऐसे अगर मैं बात करूँ 22/7, तो 22/7 जो होता है ये एक परिमेय संख्या नहीं है, ये किसका मान होता है, पाई का। 22/7 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर कितना ऑलरेडी होता है 3.1473 और ऐसी बहुत सारी इसकी नंबर आती है। मतलब एक फिक्स नंबर के बाद इसमें रिपीटेशन नहीं होता है, किसी भी संख्या का वापस से नहीं आती है। जैसे यहाँ पर 1.3 हो गया ना, 1.3 के बाद अगर ध्यान से देखो तो ये 3 क्या कर रहा है, यहाँ से इसके बाद ये पूरी चीज़ क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। कौन सा ले लें, ये वाला, तो ये पूरी संख्या कर रही, क्या कर रही है, यहाँ पे रिपीट कर रही है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1.3 के ऊपर बार, क्योंकि जो संख्या रिपीट कर रही है उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, बार लगा देते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, बार लगा देते हैं, है ना। तो ये क्या कहलाती है, परिमेय संख्या, जिसमें रिपीटेशन मतलब वही एक नंबर बार बार आ सकता है। जैसे कोई भी नंबर लिखता हूँ, मैं लिखा एनीथिंग 1.32, फिर आ रहा है 32, फिर आ रहा है 32, फिर आ रहा है 32, तो ये जो 32 वाला ये जो भी नंबर आ रहा है ये एक तरीके से कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। वैसे 22/7 हमारे पास परिमेय संख्या नहीं है, ये कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या में भी ये बात रखना कि अपरिमेय जो संख्या होती है वो भी p/q के फॉर्म में ही होती है, और वहाँ पर भी q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, बट वहाँ पर कोई भी नंबर वापस से रिपीट नहीं करता, मतलब वापस से वही नंबर सेम नंबर नहीं आता या सेम संख्या नहीं आती, तो वो संख्या क्या कहलाती है, हमारे पास अपरिमेय संख्या होगी। उसका पहला एग्जाम्पल हो गया पाई। एक आता है ई, इसको ई को बोलते हैं चरघातांकी फलन। क्या बोलते हैं, चरघातांकी फलन, चरघातांकी। तो चरघातांकी फलन के रूप में आ जाए तो वो भी क्या कहलाता है, एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो परिमेय संख्या वाला का जो समुच्चय आ जाएगा वो क्या कहलाएगा भैया, हमारे पास वो चीज़ कहलाएगी हमारे पास क्या, ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाता है, वो भी एक समुच्चय, परिमेय संख्या जो कहलाती है, तो उन सभी का संग्रह क्या कहलाएगा, हमारे पास एक समुच्चय कहलाएगा। गॉट इट, बात समझ में आई। जेड, अब आर की बात करूँ, आर होती है वास्तविक संख्या। कक्षा 9वीं 8वीं से ये चीज़ आ जाती है। वास्तविक संख्या के अंदर ऋणात्मक आ गए, धनात्मक आ गए, दशमलव में आने वाली संख्या आ गई, करनी के अंदर आने वाली संख्या आ गई, तो सारे टाइप की जो संख्या होती है, मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो माइनस अनंत से लेकर सभी चीज़ आ गए ना, जीरो भी आ गया यहाँ पे, से लेके प्लस अनंत तक, है ना। धनात्मक ऋणात्मक अनंत से लेके धनात्मक अनंत तक की जो भी संख्याएं आती है वो सब क्या कहलाती है हमारे पास, पूर्णतः ये कहलाती है वास्तविक संख्या कहलाती है ना। अब इस वास्तविक संख्या के भी दो भाग होते हैं, एक धनात्मक वास्तविक संख्या होती है और एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या होती है। इसमें लिखा है ये धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है ना। तो धन वास्तविक संख्या मतलब क्या होगा, जीरो से लेके, उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं धनात्मक वाले को आर प्लस यूनियन, इसको बोलते हैं यूनियन बोलते हैं, अभी तो याद रखना, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा मैंने जीरो।
तो यहाँ पर धनात्मक में मतलब 0 से लेकर प्लस अनंत तक की सारी संख्या हमारे पास आ जाए तो वो उन संख्याओं का जो समुच्चय आएगा वो कहलाएगा हमारे पास धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। एक इसमें टर्म आई धन परिमेय संख्या, ये मैंने आपको बता ही दिया, परिमेय संख्या सारी धनात्मक आ जाए, और z भी मैंने आपको बना दिया धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। तो ये बेसिकली 5 पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स याद रखना भाई किस किस का समुच्चय हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव या सदस्य पर्यायवाची शब्द है। ठीक है ना, समुच्चय को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के, ये लिखा है इसने पूरा कंप्लीटली, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। समुच्चय को हम इससे प्रदर्शित करेंगे A, B, C या XYZ। समुच्चय के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे शब्दों के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c के द्वारा भी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक सबसे बेसिक चीज़ आती है, a समुच्चय a का एक अवयव है, मतलब यदि a समुच्चय a का एक अवयव है तो हम इसे कहते हैं a समुच्चय a। क्या कहते हैं? a समुच्चय a कहते हैं, मतलब अवयव या फिर उसका सदस्य है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि मैंने ये लिखा है, ठीक है, ये बोर्ड ले लिया अपने। नेक्स्ट, अब मैंने कोई एलिमेंट लिखा। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर ब्रैकेट जो कोष्टक होते हैं, 3 टाइप के कोष्टक हम पढ़ते हैं। मैं जो भी समुच्चय लिखूंगा, जितने भी समुच्चयों की बात करूंगा, वो हमेशा इस वाले ब्रैकेट में लिखूंगा। ठीक है ना, कौन से वाले ब्रैकेट में? इस वाले ब्रैकेट में। इसको अगर मैं हिंदी में बात करूं तो महिला कोष्टक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? महिला कोष्टक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सेट। इसके अंदर कोई भी नंबर एग्जैक्टली आ सकता है। जैसे 1 लिखा तो 1 की ही बात हो रही, 1 से छोटे की या 1 से बड़े की बात नहीं हो रही। जैसे मान लीजिए मैं लिखा ए कोई सेट है, ए कोई सेट है, उसके अंदर 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ कि ए जो है उस ए के अंदर ये 4 एलिमेंट, ये जो साइन बना रखना, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। ठीक है, ये बात ध्यान रखना भाई। तो इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। ए बिलोंग्स टू 4, मतलब इस ए वाले समुच्चय के अंदर 4 उपस्थित होना चाहिए। अगर भाई ये ए सेट है मेरे पास, एक समुच्चय है, उस समुच्चय के अंदर 4 आ रहा है क्या? हाँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि ए बिलोंग्स टू 4। ए बिलोंग्स टू 4, मतलब जो 4 है ये इस ए का क्या एक सदस्य है। क्लियर है? अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ कि ए बिलोंग्स टू 6, अब आप वापस से अगर सेट के अंदर देखोगे, किसके अंदर? समुच्चय के अंदर देखोगे, मतलब आप अगर इसमें देखते हैं यहाँ, तो भाई 6 तो आ ही नहीं रहा ना, 6 तो है ही नहीं, तो आप क्या बोलेंगे कि जो 6 है वो इसका समुच्चय नहीं है या फिर इसका सदस्य नहीं है। सदस्य बोलोगे या फिर अवयव बोलोगे। इसके अंदर ये जितने भी चीज़ें लिखी हैं ये, इन सबको हम या तो सदस्य बोल सकते हैं या फिर क्या बोलेंगे? इसके अवयव बोलेंगे। याद रखना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 या ये सब क्या है? ए के अवयव या फिर सदस्य। क्या कहलाएंगे ये? अवयव या फिर क्या कहलाएंगे? सदस्य। ठीक है ना, तो ये जो a बिलोंग्स टू 4 लिखा, मतलब ये जो 4 है ये a का अवयव है या फिर a का सदस्य है। वैसे लिखा मैंने a नॉट इक्वल टू, मतलब a जो 6 है वो a का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो बातें हो रही है हमारे पास, कौन सी वाली? ये चीज़ है, ये लिखा है इसने a बिलोंग्स टू स्मॉल है। ठीक है ना, तो इसने क्या लिखा? a समुच्चय ऑफ a, मतलब क्या लिखा है? इसको देखिए क्या लिखा है? यूनानी सदस्य या में है को सूचित करने के लिए यूनानी प्रतीक, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं? ये लिखा ई एप्सिलॉन का प्रयोग किया जाता है। अतः हम ए एप्सिलॉन ए लिखेंगे, इसको क्या बोलेंगे? ए एप्सिलॉन ए लिखते हैं। यदि बी समुच्चय यदि बी समुच्चय ए का अवयव नहीं है तो हम उसको क्या लिखेंगे? ये वाला सिंबल लगा देंगे, मतलब नहीं है तो हम क्या करेंगे? ये जो सिंबल है इसको हम क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। अगर समुच्चय है तो जैसे क्या लिखा? ए समुच्चय ऑफ ए, और अगर बी नहीं है तो क्या लिखेंगे? ए समुच्चय ऑफ बी, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे? ऐसी आड़ी लाइन खींच देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर वो उसका सदस्य नहीं होगा। बात समझ में आ गई? गॉट इट? नहीं समझ में आया हो तो मैं एक बार और एग्जाम्पल लेके समझा सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए ये बात याद रखना। अब समुच्चय को निरूपित करने की हमारे पास 2 विधियाँ होती हैं। कौन कौन सी? 2 विधियाँ। तो अगली हेडिंग डालिए, समुच्चय को निरूपित करने की विधियाँ। किसको? समुच्चय को। तो ये लिखा, किसी समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियाँ होती है। ठीक है ना, एक होती रोस्टर या सारणीबद्ध और दूसरी होती समुच्चय निर्माण। अगर कोई मुझे लैंग्वेज के फॉर्म में या वर्ड में लिखा हुआ है, मतलब अक्षरों में बहुत सारे शब्दों में लिखा हुआ है, तो उसको मैं सारणी के रूप में लिख दूं। किसके रूप में लिख दूं? सारणी के रूप में। तो वो कहलाता है मेरे पास क्या? सारणीबद्ध रूप। अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, और दूसरा कहलाता है समुच्चय निर्माण रूप। ये 2 विधियों के द्वारा हम समुच्चय को प्रदर्शित कर सकते हैं या उसका निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बेसिकली मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1, ये क्या लिखा है?
संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब 42 जो लिखा 42 में 1 का भाग, 2 का भाग, 3 का भाग, फिर उसके बाद 6 का भाग, 7 का भाग, 14, 21 और 42, इन सब का चले सकता है। तो ये क्या लिखा है, एक सारणी के रूप में लिख दिया मैंने, ये सारे क्या आ गए, एक सारणी के रूप में आ गए। तो ये जो इसका निर्माण हुआ इसको क्या बोलते हैं, सारणी निर्माण रूप बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको हम बोलेंगे रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। क्या बोलेंगे भाई, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। फिर उसने बोला क्या, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर और अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर, तो AEIOU ये भी किस रूप में हो गया, सारणीबद्ध रूप में। किस में लिखा है, सारणीबद्ध रूप में, यहाँ कोई वर्ड में नहीं लिखा। विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, विषम प्राकृतिक संख्या मतलब जो 1 से शुरू 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 15, तो ये सारी संख्याएं कैसी हो गई, विषम प्राकृतिक संख्या हो गई, तो उनका समुच्चय हो गया। रोस्टर रूप में अवयवों को सूचीबद्ध करने में उनके क्रम का महत्व नहीं होता। भाई किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, जैसे 3 आगे लिख दिया, 5 आगे लिख दिया, 1 बाद में लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो तीनों फॉर्म लिखे ना, A वाला, B वाला, A वाला, B वाला, C, ये किस रूप में लिखे हैं, रोस्टर रूप या फिर सारणीबद्ध रूप में। उसका क्रम कुछ भी हो सकता है, बड़ा नंबर पहले आ जाए, छोटा नंबर बाद में आ जाए, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर है। देखिए एक चीज़ मैंने आपको और समझा दी कि ये जो सर्कल ये बना रखा ब्रैकेट, यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट का यूज़ करेंगे ना, कौन से वाले का, ये वाले का, समुच्चय को लिखने के लिए। क्लियर ये बात, तो ये बात ध्यान रखना। चलिए भाई, समुच्चय निर्माण के रूप में किसी समुच्चय के सभी सर्वनिष्ठ, ये तो ठीक है। आगे बात करते हैं हम। हाँ, यहाँ पर ये एक अच्छा पॉइंट लिखा है, इसके बारे में हम समझा देते हैं। इसको नॉर्मली इंग्लिश में बोलते हैं सच दैट। क्या बोलते हैं, सच दैट। ये जो 2 बिंदी लगा रखे ना, इसको इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो A सच दैट X लिखेंगे, और इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वनिष्ठ। सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म है, इनमें से प्रत्येक अवयव अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। जैसे एक सच दैट, इसको क्या बोलेंगे, सच दैट। यहाँ लिखा उसने ये इस वाले चिन्ह को, X के स्थान पर किसी अन्य प्रतीक का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे अक्षर XYZ आदि, जिसके उपरांत कोलन का चिन्ह होता है, इसको क्या बोलते हैं, कोलन का, ठीक है ना। नॉर्मली इंग्लिश वर्ड याद रखना, सच दैट। क्या बोलते हैं इसको, सच दैट। तो एक सच दैट है ना, इसके आगे कुछ भी लिख सकते हैं अपन। तो इसने क्या लिखा है, ये लिखा एक सच दैट, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। मतलब यहाँ पर जो एक्स है वो क्या है मेरे पास, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। वो A हो सकता है, B हो सकता है, सॉरी A हो सकता है, E हो सकता है, I हो सकता है, U हो सकता है। 5 स्वर होते हैं, AEIOU, तो उसका एक कोई स्वर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये लिखा उसने, अवयव के किसी विशिष्ट गुणधर्मों को लिखते हैं और फिर संपूर्ण कथन को मंझले कोष्ठक, इसको क्या बोलते हैं, मंझले कोष्ठक। ये जो कोष्ठक ये मैंने बताया था आपको, इसको क्या बोलते हैं, मंझले कोष्ठक। इसके फॉर्म में लिखेंगे कोई भी समुच्चय लिखा, जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखा मैंने, ये लिखा A, E, I, O, U, और इसके कौन सा लगा दिया, कोष्ठक, मंझला कोष्ठक। तो कोई भी समुच्चय रहेगा तो उसको किस में लिखेंगे, हम हमेशा मंझले कोष्ठक में लिखेंगे। क्लियर ये बातें सारी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए उदाहरण नंबर 1 की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या लिखा है, समीकरण दे रखा है उन्होंने मेरे पास। फिर एक्सरसाइज पे आते हैं। समीकरण x² प्लस x माइनस 2 का एक हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना। किस में लिखना, रोस्टर रूप। रोस्टर रूप या फिर उसको क्या बोलते हैं हम, सारणीबद्ध रूप बोलते हैं। तो जो मेरे पास समीकरण दे रखा है, क्या जो समीकरण दे रखा है उसको मैं क्या लिखूं, जो मेरे पास समीकरण दे रखा है उसको मैंने लिखा किसमें, सारणीबद्ध रूप में लिखना है मुझे। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक सेकंड है ना, बोर्ड का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया क्या, x², सॉरी एक सेकंड है ना, ये चीज़ हो गई, ये हो गई। सवाल क्या हमारे पास, x² प्लस x माइनस 2, ठीक है। तो ये लिखा हमने, ये हो गया मेरे पास x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0। सबसे पहले इसके क्या कर लें, वर्गमूल निकाल लें। क्या निकाल लें भाई, वर्गमूल निकाल लें। वर्गमूल निकालना कक्षा 10वीं में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो बीच वालों को मुझे ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर क्या आ जाए, गुणा करने पर मेरे पास -2 आ जाए और जोड़ने पर क्या आ जाए, प्लस का 1 आ जाए। तो क्या लिखूंगा मैं इसको, x² प्लस का 2x माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, x आ रहा है क्या, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2। इन दोनों में से -1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। तो x माइनस 1, एक फैक्टर तो ये कॉमन आ गया यहाँ से भाई, यहाँ पर भी x प्लस 2 और यहाँ पर भी x प्लस 2 है। तो दोनों में से कॉमन क्या आ गया मेरे पास, x माइनस 1। कॉमन तो मेरे पास क्या आ गया, x माइनस 1, सॉरी x प्लस 2।
क्या कॉमन आएगा, x प्लस 2 और अंदर क्या बचा, x माइनस 1 बराबर 0। अब एक बार मैं क्या करता हूँ, इस वाले रूट को 0 के बराबर रखूँ और एक बार इस वाले रूट को 0 के बराबर रखूँ। गॉट इट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर आ गया -2। दूसरी बात मैंने रखा x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 1। ठीक है, ये दो चीज़ आ गई मेरे पास। तो अब मुझे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना, किसके फॉर्म में लिखना, रोस्टर फॉर्म में। तो डायरेक्टली मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये लिखा -2, 1। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, उसका रोस्टर फॉर्म आ गया। ठीक है, देखो भाई यहाँ देख लेते हैं हम यहाँ पे इन्होंने कैसे लिख रखा है। चलिए जी बात कर लेते हैं यहाँ पर कैसे लिखा है, खुल जा सेम सेम। देखो भाई ये आ गया मेरे पास, दो रूट्स आ गए, उसके पास क्या आ गया, -1, 2। तो भाई साहब इन्होंने भी क्या करा, डायरेक्टली लिख दिया ये -1, 2। तो प्रदत्त समीकरण का हल समुच्चय रोस्टर रूप में इस प्रकार लिख जाता है ये। ठीक है ना, और हमने भी क्या करा था, वही फॉर्म में लिखा था कि नहीं लिखा था भाई, वही फॉर्म में लिखा था ना। देखो जी बता देता हूँ मैं, ये -2, 1, तो ये किस में हो गया, रोस्टर रूप में हो गया, या फिर इसको बोल सकते हैं हम क्या, सारणीबद्ध रूप। चलिए जी यहाँ पर आगे बात करते हैं हम। अब दूसरा क्वेश्चन दे रखा समुच्चय है ना, ये क्या लिखा है इसने भाई, इसने हमें दे रखा है समुच्चय x एक धन पूर्णांक है और x² जो है वो 40 से क्या है, कम है। मतलब x² लेस देन x² का जो मान है वो 40 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, को रोस्टर रूप में लिखना। अब x का स्क्वायर मतलब देखिए मैं नंबर कौन कौन से ले लेता हूँ, अगर 1 लेता हूँ तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, अगर मैं 3 लेता हूँ तो स्क्वायर का मतलब वर्ग है ना, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा भाई 25, तो ये हो गया 4, 5 का वर्ग कितना हो गया मेरे पास 25, और 6 का वर्ग क्या हो गया 36। ठीक है ना, अब 6 से ज़्यादा आगे मैं जाता हूँ 7 पर, किस पे जाता हूँ 7 पर, तो 7 का वर्ग होता है 49, गुण 50 होता है। ठीक है ना, तो गुण 50 इसके अंदर नहीं आएगा। मतलब हमारे पास इसके लिए ये जो समीकरण लिखा है इसके लिए इसका जो रोस्टर या सारणीबद्ध रूप आएगा वहाँ क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। बात पूरी क्लियर हुई, क्योंकि उसने बोला कि x का वर्ग, x क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये कुछ हो सकता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। तो ये लिखा, तो यहाँ पर क्या सारी बातें लिखी उसने, को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। सॉरी ये लिख, एक आ सकता है, ये लिखा है ना इसका आंसर यहाँ पे दे रखा है 1 2 3 4 5 6 अभीष्ट संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे क्या हो जाएंगे, सारणीबद्ध रूप में आ जाएंगे। बात क्लियर हो गई। चलिए भाई अगले उदाहरण की बात कर लेते हैं। अब तो उदाहरण आप सब समझ ही गए होंगे। ठीक है ना, क्या होता है जनरली हमें एक्सरसाइज करने की बहुत आदत होती है और उदाहरणों पर हम ध्यान नहीं देते हैं, बाकी हमें सारे कॉन्सेप्ट वहीं से भी मिलते हैं, है ना। ठीक है, इसमें क्या लिखा है उसने, समुच्चय 1 4 9 16 और 25। अब इसको हमें किस रूप में लिखना, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना। भाई अभी तक तो हमने बात कर ली थी किसके बारे में, सारणीबद्ध रूप में, अब हमें बात करनी है समुच्चय निर्माण रूप में। अब कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पर इसने किस में लिखा, सारणीबद्ध 1 4 9 16 25। अब कहीं ना कहीं दिमाग में लग रहा है कि यार ये तो संख्याओं का वर्ग दे रखा है, क्या दे रखा है, संख्याओं का वर्ग। तो यहाँ पर देखिए इसने कैसे लिखा है, इसका लिखने का तरीका एक काफ़ी शानदार है। ये फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, मैं आपको इसी फॉर्म में लिखिए बताऊंगा कि a बराबर, ये लिखा मैंने ब्रैकेट मंझला कोष्ठक, x सच दैट x बराबर n का स्क्वायर। n मैंने कोई भी संख्या मान ली, वो n एक ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, एक समुच्चय है। मतलब ये क्या करता है, ये लिखा n स्क्वायर, जहां n जो है n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और कैपिटल N बोले तो प्राकृतिक संख्या है, किसको प्रदर्शित करता है, कैपिटल N प्राकृतिक संख्याओं को। तो भाई प्राकृतिक संख्या अगर मेरे पास 1 आ गया, 1 से शुरू होती है, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, ऐसी बहुत सारी संख्या आ जाए। तो देखिए 1 का अगर ये 1 रखता हूँ मैं यहाँ पर क्या रखूँ 1, तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, ये 1 ही आ जाएगा। फिर ऐसे ही मैं रखता हूँ यहाँ पर 2, तो 2 रखने पर 4 आ जाएगा, क्या 3 रखने पर यहाँ पर 9 आ जाएगा क्या भाई, हाँ 4 रखने पर यहाँ पे 16 आ जाएगा क्या, हाँ मतलब यार ये तो उस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, उस चीज़ को संतुष्ट कर रहा है। तो कैसे लिखूंगा इसको, समुच्चय निर्माण में एक सच दैट x बराबर n स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला बनाया है मैंने। ठीक है ना, जहाँ n किसको प्रदर्शित करता है, किसकी तरफ जाता है, बिलोंग्स टू है वो प्राकृतिक संख्या का। तो इस तरीके से आपको समुच्चय निर्माण में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा एक सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग, ये भी आप लिख सकते हैं। भाई ये चीज़ क्या आ रही, सारी प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है ना,
तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका ये वाला फॉर्म अगर आप लिखते हैं तो भी सही है, और अगर ये वाला लिखते हैं तो भी आप सही लिख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए जी, इसका एक और सवाल देखते हैं। ये वाला काफ़ी अच्छा सवाल है। ये इसने लिखा क्या बेटा, यहाँ पर उदाहरण नंबर 4 में ये 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 6/7 तक जा रही है हमारी संख्याएं। कहाँ तक जा रही है जी, 6/7 तक। तो देखो जी, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये लिखा उसने 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7, ये यहाँ तक लिखा भाई साहब। अब देखिए कैसे लिखेंगे, अगर मैं ऊपर लिखता हूँ n और नीचे लिखा है n+1, क्या लिखूँ, n+ रख के देखते हैं। अगर मैंने ऊपर 1 रखा है तो नीचे कितना हो गया 1, और 1 + 1 2 हो जाएगा क्या, तो 1/2 आ रहा है क्या, हाँ भाई। ऊपर मैं 2 रखता हूँ तो ये रखा है 2, और ये हो गया 2 + 1, तो कितना आ रहा है 2/3 आ रहा है क्या, हाँ भाई। ये तो वही चीज़ आ रही है यार, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं कंडीशन ऐसी बन रही है कि 1 रखता हूँ तो ये आता है, और 2 रखता हूँ तो ये आता है। हाँ जी, अगली स्टेप में अगर मैं 3 रखता हूँ तो 3/3 + 1, तो ये तो 3/4 हो गया यार। मतलब कहीं ना कहीं मैं इस पूरी कंडीशन को इस वाले फॉर्मूले के अंदर सेट कर सकता हूँ। बात क्लियर हो रही, इस पूरी कंडीशन को इस फॉर्मूले के अंदर मैं सेट कर सकता हूँ। क्लियर है क्या, ये सारी चीज़ें है ना, ये फॉर्मूले के अंदर सारी चीज़ें मैं सेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करूँगा मैं, ये जो चीज़ें लिखी ना इसको इस फॉर्मूले में लिखूँगा। तो समुच्चय निर्माण में कैसा होगा, x सच दैट x बराबर n/n+1, n/n+1, ये मंजिला कोष्ठक, जहाँ n का मान पहली बात तो कहाँ तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है, क्योंकि 6/6 + 1, तो 7 से तो क्या होना चाहिए छोटा, और 1 के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। 1 के क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा या 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये फॉर्म हम इसमें लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जहाँ पर n एक प्राकृतिक संख्या है जिसका मान 7 से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 7 से छोटा होना चाहिए। ठीक है भाई, देख लेते हैं PDF इन्होंने क्या लिखा है इस आंसर में। ठीक है, देखिए उन्होंने वही लिखा है। हाँ, ये भी आप लिख सकते हैं, ये चीज़ जो इन्होंने लिखी है। इन्होंने क्या करा, x सच दैट x बराबर n+1, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है और n का मान कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक। या फिर इसका मतलब मैं अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया भाई, 7 से छोटा। अब यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं की बात लिखना पड़ेगी ना, क्या लिखना पड़ेगा हमारे पास, n एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको जो इसमें दे रखा है आंसर में वो भी लिख सकते हैं कि n का जो मान आएगा वो 6 के बराबर या उससे छोटा, और 1 के बराबर या फिर उससे छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, इसका समुच्चय निर्माण रूप। क्या कहलाता है, समुच्चय निर्माण रूप। आई होप आपको यहाँ तक की सारी बातें क्या होगी, एकदम फंडामेंटल क्लियर होगी। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं बाईं और रोस्टर रूप में। अब ये जो उदाहरण है ये आपको खुद को ही करना है, मैं आ जाता हूँ सीधे प्रश्नावली पर। ठीक है ना, तो प्रश्नावली में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ एक 1 बाय 1 मैं आपको समझाते चलूँगा। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। अब सबसे पहले बात करूँ, जी अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब जी अक्षर से जो महीने चालू होते हैं, एक आता है जनवरी, है ना, जे से जनवरी आता है तो ये हो गया जनवरी, फिर आता है जून, फिर आता है जुलाई, तो 3 ही महीने आए थे भाई। तो इन तीनों का संग्रह कर सकते हैं क्या एक साल के अंदर, हाँ जी कर सकते हैं। तो जनवरी आ जाएगा, जून आ जाएगा और जुलाई हो जाएगा, तो उसका समूह हमने बना लिया। ये भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का समूह, ये नहीं हो पाएगा, ये समुच्चय नहीं है। क्यों, क्योंकि हर एक लेखक अपने आप में एक प्रतिभाशाली होता है, हम उसको कलेक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ये हमारे पास नहीं आएगा, है ना। इसको समुच्चय, अब कौन सा समुच्चय है, तो ये वाला जो बी वाला ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें कोई सा भी लेखक हो वो अपने आप में क्या होता है, वो हम कलेक्ट नहीं कर सकते ये कौन सा सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली है। हर एक लेखक अपने आप में एक प्रतिभाशाली होता है। तो पहला वाला तो समुच्चय है, पहला वाला समुच्चय है, पर दूसरा वाला समुच्चय नहीं है भाई। पहला वाला है, दूसरा वाला नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, अब भाई विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ 11, हर एक बल्लेबाज जो होता है वो अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ होता है, तो हम इसको भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए कपिल देव हुआ, MS धोनी होगा, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, ये कोई सर्वश्रेष्ठ वाली बात नहीं कर सकते हैं, तो हम इनको भी काउंट नहीं कर सकते कि कौन सा बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ है। जो अच्छा चल गया वो सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी हमारे पास एक तरह से समुच्चय
नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का समूह, हाँ भाई ये हो सकता है। अगर जैसे मान लीजिए कि मेरी क्लास है या आपकी जो क्लास है उस क्लास के अंदर क्या हो गया कि 20 बॉयज़ है और 20 क्या है गर्ल्स है, मतलब 20 क्या है लड़के हैं बॉयज़ और 20 क्या है गर्ल्स है। तो भाई बॉयज़ का तो समूह आप बना सकते हो ना, कितना है 20 लड़के हैं, ठीक है ना, तो वो हमारे पास समुच्चय हो जाएगा ये। तो ये समुच्चय हमारे पास है जी, ठीक है। क्या हो गया इसको, चल जा बेटा। तो देखो भाई कौन कौन सा है, पहला वाला है, दूसरा वाला नहीं है, तीसरा वाला भी नहीं है, चौथा वाला है। 100 से कम सभी प्राकृत, ये हो सकता है 100 से कम की जितने भी प्राकृत संख्या आप ले सकते हैं, 1 से लेकर 99 तक, 1 2 3 4 5, उसने ऐसा तो बोला नहीं सम या विषम, तो 1 2 3 4 5 6 सारी 99 तक की सारी संख्याएं क्या कहलाएगी, प्राकृत संख्याएं हो जाएगी। तो ये भी हमारे पास समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यासों का समूह, हाँ ये हम ले सकते हैं कि लेखक प्रेमचंद ने जितने भी उपन्यास लिखे उन सबका संग्रह हम कर सकते हैं। सभी सम संख्याओं का पूर्णांक, सभी सम पूर्णांक संख्या, ये भी लिख सकते हो, पूर्णांक सम भी होना चाहिए और पूर्णांक भी होना चाहिए। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ये भी हो सकता है, ठीक है ना। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का समूह कर सकते हैं हम। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर हो, ये नहीं कर सकते जी। अब खतरनाक की बात करें तो हर एक जानवर जो होता है अपने आप में खतरनाक होता है, तो डेंजरस थिंग में हम नहीं ला सकते कि सांप को रखा और शेर को नहीं रखा और शेर को रखा तो चीता को ना रखा, तो ये चीज़ हमारे पास समुच्चय नहीं होगी। तो पहले क्वेश्चन के सारे आंसर्स आपको मिल गए होंगे, आई होप सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है हमारे पास, मान लीजिए ये हमारे पास कोई समुच्चय लिखा है जिसके अंदर कहाँ तक दे रखा है 1 से लेके 6 तक। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक ये वाला बिलोंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब ये अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर इसको बिलोंग कर रहा है तो ये जो नंबर जिसको बिलोंग करवाना वो उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसका सदस्य होना चाहिए। तो सबसे पहला 5 की बात करें तो 5 क्या इसका सदस्य, हाँ भैया, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसको बिलोंग्स टू का साइन बना दो, ये इसको बिलोंग करता है। वैसे ही इसकी बात करूँ 8 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ऐसे सिंबल बनाना उसको काट देना। फिर 4 की बात करूँ 4 आ रहा है क्या, हाँ भैया आ रहा है, तो 4 इसके बिलोंग करता है। 2 आ रहा है क्या, हाँ 2 भी आ रहा है, तो 2 भी इसको बिलोंग करता है। 0 आ रहा है क्या इसके अंदर, नहीं आ रहा, तो ये बिलोंग नहीं करता है। और 10 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ये भी इसको बिलोंग नहीं करता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जो बिलोंग करता है उसको ऐसे लिखना, जो नहीं करता है उसको ऐसे कर देना, ठीक है ना, और इस पर एक ऐसी आड़ी डंडी मार देना। तो ये क्या कहलाएगा, वो उसका सदस्य होगा और उसका सदस्य नहीं होगा। अगर सदस्य है तो डंडी लाइन मत खींचना, और नहीं है तो उसको बनाकर ऐसा उसको काट देना, तो वो उसका सदस्य नहीं होगा। आई होप ये सारी चीज़ आपको क्लियर होगी। चलिए बेटा नेक्स्ट आता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो आता है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। अब रोस्टर रूप में लिखना मतलब सारणीबद्ध रूप में लिखना है। तो 1 बाय 1 देखते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा भाई कि एक सच दैट एक पूर्णांक संख्या है और -3 से लेकर 7 तक आ रहा। पहली बात तो पूर्णांक संख्या बोला है, तो देखिए पूर्णांक संख्या -3 से लेकर -7 तक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। अब एक तो हो जाएगा -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 और 6। अब आपके मन में आएगा सर -3 और 7 क्यों नहीं लिया, तो भाई देखो यहाँ पर ये जो चिन्ह लगा ना, ये वाला इसको अवरोही या आरोही क्रम में बोलते हैं हम, ठीक है ना। मतलब इंग्लिश में बोले तो ग्रेटर देन और लेस देन, उसमें अवरोही और आरोही बोलते हैं। तो यहाँ पर x का मान जो है, x बड़ा है -3 से, मतलब 3 वहाँ नहीं लेना है, उससे बड़ा लेना है। ऋणात्मक में -3 से बड़ा क्या होता है, -2 होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर 7 से क्या लेना है, छोटा, तो 7 से छोटा क्या 6। तो -2 से लेकर 6 तक के जितने भी संख्या आ रही वो सारी क्या आ जाएगी आपके पास, इसका सारणीबद्ध रूप आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले वाले का आंसर आपके पास ये आ गया। क्लियर, नोट कर लीजिए। चलिए जी सवाल नंबर 2 पर हम आते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या लिखा है इसने सवाल नंबर 2 में लिखा है हमें कि एक संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, एक सच दैट एक संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या 6 से कम में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 खत्म, ये होगा ना। तो 1 2 3 4 5 ये सभी 6 से कम है। चलिए सवाल नंबर 3 पे आते हैं। 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 हो, जिसके अंकों का योगफल क्या हो 8 हो। तो 2 अंकों की संख्या भी होनी चाहिए भाई। तो देखिए 2 अंकों की संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो मेरे पास आ जाएगा 2 6 26, 6 और 2 8 होते हैं, ठीक है ना। फिर आ जाएगा क्या 26 के बाद बात कर लें हम 35, ठीक है। तो 3 और 5 ये भी हो जाएगा। उसने बोला ऐसी प्राकृत संख्या है ना, 3 5 आ गया। फिर हमारे पास क्या आ गया 4 और 4 भी आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 5 और
3 आ जाएगा और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 6 और 2 आ जाएगा। तो ये सारी संख्या हमारे पास इतनी आ जाएगी। ठीक है भाई, देख लेना इसके अलावा भी और कुछ होगा, हाँ होगा ना, 1 और 7 भी होगा, 17 होगा ना, और 1 और 7 का उल्टा क्या हो जाएगा 7 और 1, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है, योगफल क्या होता है 8 आएगा। तो जिनके अंकों का योगफल कितना 8, तो भाई 6 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्या सही बोला ना मैं, 3 और 5 8, 4 और 4 8, 5 3 8, 6 2 8, ठीक है ना, 1 7 8, 7 1 8, ठीक है। दूसरा ये वाला भी खत्म, ठीक है। उसके बाद आ जाओ वापिस से, कौन सा वाला, डी वाला, क्या लिखा है डी वाले में, हाँ x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। अब 60 में भाग किस किस का जाता है, तो भाई क्या हो जाएगा 2 का चले जाएगा, 3 का चले जाएगा, 5 का चले जाएगा और किसका चले जाता है, ठीक है ना, 2 3 5 आएगा मेरे हिसाब से, तो 2 का जाएगा, 3 का जाएगा और 5 का जाएगा, ठीक है। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री के शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब सभी अक्षरों का समुच्चय, तो इसमें क्या क्या आ रहा है भाई, देखो एक एक करके लिखना है आपको। टी आ रहा है, आर आ रहा है, आई आ रहा है, ओ आ रहा है, सॉरी टी आर आई, जी हो गया, ओ हो गया, एन हो गया, एम हो गया, ई हो गया, ठीक है ना। जो रिपीट आ रहा है उसको नहीं भी लिखोगे चलेगा, ई हो गया, फिर और कुछ बचा क्या, हाँ ये ना, इसको थोड़ा सही लिख लूँ, ओके बात हो गया हमारे पास, एन हो गया, एम हो गया, ई हो गया, टी आर वाई और एक वाई हो गया। तो ये सारी संख्याओं का समुच्चय हो गया, ठीक है ना। जो डबल रिपीट आ रहा है उसको लिखने की जरूरत ही नहीं, जैसे ओ 2 बार आ रहा है, ये और ओ, तो मैंने एक ही बार और लिखा, फिर आर आपका 2 बार आ रहा, वो भी एक ही बार लिखा, टी आपका 2 बार आ रहा, वो भी एक ही बार लिखा, ठीक है ना, देख लेना कुछ छूटे ना। तो ये सारे शब्दों का समुच्चय हो गया ये मेरे पास, क्लियर है। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समूह, ठीक है ना, तो भाई बेटर में भी लिख लो, बेटर में भी वही आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा, एक तो बी आ जाएगा, ई आ जाएगा, टी आ जाएगा और आर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपके पास शब्दों का समुच्चय हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 की भी कहानी खत्म। किसके फॉर्म में लिखा हमने, ये सारणीबद्ध रूप में, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे, सवाल नंबर 4 पर। 4 में क्या दे रखा हमें यहाँ पर, देखिए समुच्चयों, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत सिंपल है। अब पहला जो क्वेश्चन दे रखा, ये पहले में इसमें ब्रैकेट ये लगा रखा, ये आएगा जबकि ना 3 6 9 12। अब देखो यहाँ पर 3 6 9 12 जो 3 का गुणांक है, 3 में 1 का गुणा करो 3, 3 में 2 का करोगे 6, 3 में 3 का करोगे 9, 3 में 4 का करोगे 12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे इस पहले वाले को, ये जो फर्स्ट है इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, x सच दैट x बराबर 3n, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है ना। और अगर ये प्राकृत संख्या है तो इसका मान कहाँ तक जा रहा है भाई, प्राकृत संख्या है, और इसका मान कहाँ तक लेना हमें, n का मान 4 के बराबर या उससे छोटा और 1 से बराबर या बड़ा, ये लिख लेना। तो जहाँ x बराबर 3 है, 1 रखोगे तो 3, 2 रखोगे तो 6, 3 रखोगे तो 9, 4 रखोगे तो 12, गॉट इट। ऐसे इसकी बात करूँ क्वेश्चन नंबर 2 पर, ये वाला है ना, 2 4 8 16 32। अब ये क्या हो रहा है, 2 की घात वाला आ रहा है, 2 की घात n, 2 की घात 1 करोगे 2, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8, 2 की घात 4 16, 2 की घात 5 32। तो इसके लिए क्या लिख सकते हो आप, सवाल नंबर पहले वाले का आंसर हो गया, दूसरे वाले का आंसर मैं कहाँ लिख दूँ, इधर लिख देता ना, ये बात ध्यान रखना यहाँ पर। तो x बराबर 2 की घात n, जहाँ n यहाँ पे वही लिखना, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, ठीक है ना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इसका जो मान आएगा आगे लिख लेना, वो 5 के बराबर और 1 से बड़ा, ये बराबर, ठीक है ना। जहाँ n क्या है, प्राकृत संख्या है, जिसका मान 1 से लेके कहाँ तक लेना है, 5 तक। देखिए 2 की घात n क्यों लगा है, क्योंकि 2 की घात 1 करूँगा तो 2, 2 की घात 2 करूँगा तो 4 आ जाएगा, 2 की घात 3 करूँगा तो 8 आएगा, 2 की घात 4 करूँगा तो 16 आ जाएगा, ठीक है। तीसरे की बात करता हूँ, सवाल नंबर तीसरा, 5 25 125 और ये कितना हो गया 625। तो ये भी वही चीज़ हो रही भाई, ये भी क्या हो रही, वही चीज़, 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की 3, 5 की घात 4। क्या लिखोगे इसके लिए भी वही लिखोगे, x सच दैट x बराबर 5 की घात n, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, यहाँ पर तो वही लिखना, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है उसका मान 4 के बराबर और 1 से, ये वाला 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है, ठीक है ना। 1 रखोगे तो 5, 2 रखोगे तो 25, 3 रखोगे तो 125, 4 रखोगे तो 625। फोर्थ पे आ जाते हैं, 2 4 6, ये क्या होगा, x बराबर x
एक सम प्राकृतिक संख्या है। एक क्या है? सम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x बराबर x एक सम धनात्मक प्राकृतिक संख्या है ना, ठीक है ना। क्या लिखोगे? एक सम प्राकृतिक संख्या है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखोगे भाई? x बराबर x एक सम प्राकृतिक संख्या है। एक तो ये लिख सकते हो आप, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, एक सच दैट x बराबर 2n। n की जगह 1 रखा, 2 आ गया, 2 रखा, 4 आ गया, 3 रखा, 6 आ गया, 4 रखा, 4 रखने में 8 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, और ये लिखना है n बिलोंग्स टू n, ठीक है ना। तो भाई प्राकृतिक संख्या है 1 से लेके शुरू हो जाएगी, 1 2 3 4, तो यहाँ रखते चलो। तो ये वाला भी आपके लिए सही हो जाएगा और ये वाला भी सही है, ठीक है ना। दोनों में से जो आपकी श्रद्धा भक्ति वो लिख सकते हैं आप। वैसे अगला वाला क्या लिखा भाई? 1 4 9 और 100 तक। तो ये क्या दे रखा है हमें? सारी संख्याओं का, प्राकृत संख्याओं का क्या दे रखा है? वर्ग दे रखा है। कहाँ से लेके? 1 से लेके 10 तक। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का 36, 7 का गुण 50, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो ये क्या दे रखा हमारे पास? प्राकृत संख्याओं का वर्ग दिखा। x सच दैट x बराबर n की घात 2, जहाँ n का मान हो कहाँ तक जा रहा है? 10 तक, है ना। कहाँ तक जा रहा है भाई? 10 तक जा रहा है। तो ये लिख लेना, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है 1 से लेकर 10 तक, ठीक है ना। तो यहाँ 1 रखोगे उसका वर्ग करोगे तो 1 आ जाएगा, 2 रखोगे उसका वर्ग करोगे 4 आ जाएगा, 3 रखोगे 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल नंबर 4 का हर एक पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया है। सवाल नंबर 5 पे आते हैं। 5वें वाले में भी कोई दम वाली बात नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। पहला, एक सच दैट एक विषम प्राकृत संख्या। विषम प्राकृत संख्या सारी लिख लो भाई। विषम प्राकृत संख्या 1 3 5 7 9, ये हो गया 5 7 9, जहाँ तक भी जा रही है ना। एक सच दैट एक पूर्णांक संख्या है जिसका मान -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा। इसमें एक काम करना कि भाई -1/2 लिखा ना, -1/2 कितना होता है भाई? ये होता है माइनस का 0.5, और 9/2 कितना होता है? 4.5, है ना। तो -0.5 के बाद आता है प्लस का 0.5, फिर 1.5, फिर 2.5, ये सब चीज़ आती है ना। तो आप इसका डिवाइड कर सकते हो। तो -1 से लेके 9 तक ले लेना, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस का 1/2, ठीक है ना। फिर 3/2, फिर आ जाएगा 5/2, और फिर आ जाएगा 7/2, ये सब चीज़। और दूसरी बात, यहाँ पर इसने इससे छोटा लिखा और इससे केवल बड़ा लिखा, बराबर नहीं लिखा है। अगर बराबर लिखता तो माइनस का 1/2 भी लिखता और 9/2 भी लिखता, ठीक है। एक पूर्णांक संख्या जिसमें x² का मान क्या है? 4 से छोटा है, तो इसमें क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। तो भाई 1 और 2 के बाद तो कुछ आएगा नहीं ना, क्योंकि 2 के बाद 3 लिखूंगा तो 3 का वर्ग क्या होता है? 9। तो इसके लिए कितना आ जाएगा हमारे पास? इसके लिए केवल आ जाएगा 1 और 2। एक सच दैट x लॉयल शब्द का एक अक्षर है। समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, है ना। सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए, ठीक है। यहाँ पर लॉयल शब्द का एक अक्षर है, वो क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा LOYA, ठीक है। एक सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। हाँ भाई, ये तो आपको खुद को देखना पड़ेगा। अब जिसमें 31 दिन नहीं है वो देख लो भाई। जनवरी में होते हैं 31, जनवरी में नहीं होते हैं। क्यों होते हैं? जनवरी में, फरवरी में नहीं होते हैं, मार्च में होते हैं, अप्रैल में नहीं होते, मई में होते हैं, जून में नहीं होते हैं, जुलाई में होते हैं, अगस्त में नहीं होते, सितंबर में होते हैं, अक्टूबर में नहीं होते, नवंबर में होते हैं, नवंबर में नहीं होते, दिसंबर में होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातें याद रखना। जिसमें 31 दिन नहीं होते उनका समूह आपको बनाना है। अंग्रेजी वर्ण, एक सच दैट अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। अब के से पहले आने वाले जितने भी व्यंजन है वो सब लिख लो, ठीक है ना। बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई को छोड़ देना, एफ आ गया, एफ के बाद जी आ गया, एच आ गया, एच आई छोड़ देना, जे आ गया, जे तक आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो सारे शब्द यहाँ पर लिख लेना जो भी के पहले आ रहे हैं,
ठीक है ना, ABCD तो आपको आती होगी, ठीक है ना। तो उसमें A, E और I ये तीनों को छोड़ देना और बाकी सारी चीज़ें लिख लेना, ठीक है। चलिए इसी का एक आखिरी क्वेश्चन, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखिए और दाईं ओर समुच्चय निर्माण में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा इसने, 1 से लेके 1, 2, 3 और 6, 1, 2, 3 और 6। तो अब इसने क्या बोला है कि ये एक ऐसी संख्या है 1, 2, 3, 6। अब यहाँ पर 1 से एक अभाज्य संख्या जो 6 की भाजक है, मतलब 6 में क्या आ जाता है, भाग जाता है, और 1 से एक प्राकृत संख्या है जो 6 की भाजक है। तो जो पहला वाला आएगा वो किसको प्रदर्शित करेगा, प्राकृत संख्या को। 2 और 3 है जो ये क्या है, एक हमारे पास अभाज्य संख्या है जिसमें खुद का ही भाग जाता है, ये बात याद रखना है ना, खुद का ही भाग जाता है वो अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो 2 और 3 के लिए ये आ जाएगा। मैथमेटिक्स के लिए सीधा सा दिख ही रहा है, डी आ जाएगा। 1, 3, 5, 7, 9, तो उसने लिखा है एक संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, तो इसके लिए विषम प्राकृत संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा मिलान हो गया हमारे पास। एक बार फिर से बता दूं क्या, देखिए भाई पूरा क्लियर एक बार फिर से कर लो। किधर गया, ए वाले का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, बी वाले का क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और इस वाले का डी आ जाएगा, और इस वाले का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना। मतलब फोर्थ वाले का क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ये यहाँ पर पहला एक्सरसाइज मैंने आपको पूरा कंप्लीटली करवा दिया है, पहला एक्सरसाइज मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट में इसके बाद आगे डिस्कस करूँगा रिक्त समुच्चय के बारे में और इसकी एक्सरसाइज 1.2 के बारे में, ठीक है। तो इस वाले जो वीडियो मैंने बनाया इसमें हो सकता है आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सचिन सिंह सोलंकी चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके ऊपर हिंदी मीडियम के सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। अभी मैं फिजिक्स के भी बनाकर अपलोड कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, ठीक है ना। तो और चैनल पे बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि इसी तरह सारे हिंदी मीडियम के वीडियो की अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहे, ठीक है। ओके, थैंक यू।